यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे इंग्लिश के पीवाईक्यूज जो कि लास्ट ईयर के किसी भी एग्जामिनेशन में आ रखे थे। सो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस का सेट बहुत इंपॉर्टेंट था एंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल भी साबित हुआ। चलिए आज भी वैसा ही वीडियो में करेंगे। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पंजाब कांस्टेबल 2022 का एग्जामिनेशन जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट था और इंग्लिश का पार्ट स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज एरर। तो डेफिनेटली एरर्स वाला पार्ट है और एरर्स वाला पार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल पार्ट होगा, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था अगर हम लोग इंग्लिश में जो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे कि मैं नाउन्स प्रोनाउंस की बात करूं, वर्ब एडजेक्टिव की बात करूं, एडवर्ब की बात करें, टेंसेस की, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, अगर हम लोग इन चीजों पे भी, चलिए नरेशन और वॉइस यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड ही नहीं होते, तो आप लोग नरेशन और वॉइस को यहाँ पे थोड़ा सा एक बार साइड पे कर सकते हैं। अगर तो वो आप लोगों के पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन तो बाकी जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हर किसी टॉपिक पे आप लोगों को इन डिटेल काम करना पड़ता है, अदरवाइज एरर्स वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने खाली बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही काम कर लिया तो क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। कैसे, अभी सीखेंगे। मैंने इस क्वेश्चन को रीड किया, इट इज हेल्दी टू ईट अ बाउल ऑफ फ्रेश ग्रीन सैलेड देन अ पैकेट ऑफ चिप्स। अब समझ में आएगा, बोलचाल की भाषा में ये सेंटेंस हमेशा ऐसा ही बोला जाएगा। आई एम श्योर, टेक योर टाइम, आप लोग भी अपना टाइम लें, इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार चाहे 4 बार रीड करें। यहां से एरर पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रीजन ये बोलचाल की भाषा में एग्जैक्टली ऐसा ही बोला जाएगा, तो जो ऐसे ही बोला जाए वहां से एरर प्रेडिक्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल है। अब थोड़ा थोड़ा और लॉजिक लगाएंगे ताकि हम लोग आंसर के नियर जाएं। मैंने बोला इट इज हेल्दी टू ईट अ बाउल ऑफ फ्रेश ग्रीन सैलेड देन अ पैकेट ऑफ चिप्स। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट को थोड़ा बहुत जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव्स का, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली एडजेक्टिव्स की, तो यहाँ पे उसी का एरर है। पूछोगे कैसे मैम? मेरा क्वेश्चन है क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स किसी भी तरीके का कंपैरिजन किया जा रहा है? यू विल से यस मैम, क्योंकि ये जो देन है ना, देन अपने आप में कंपैरिजन की ही तो बात करेगा। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, क्या ये कंपैरिजन नहीं कर रहा? बोलोगे यस मैम। कंपैरिजन के उस तरफ क्या है? अ बाउल ऑफ, बाउल मतलब एक कटोरी, किसकी? फ्रेश ग्रीन सैलेड की। सही है। दूसरी साइड क्या है? अ पैकेट ऑफ चिप्स। ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है और सही भी है। दिक्कत कहां पे है? दिक्कत आप लोगों की फर्स्ट पार्ट में है। कैसे? मैंने बताया था अगर कंपैरिजन है, कंपैरिजन का मतलब क्या है? एडजेक्टिव में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑलरेडी कर चुके हो आप लोग कि अगर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करें, सबसे पहली डिग्री होगी पॉजिटिव डिग्री, जहां पे किसी भी तरीके का कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरी डिग्री की बात करें तो वो है अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री, जहां पे दो चीजों का कंपैरिजन किया जाता है, जैसा कि यहां किया जा रहा है। अब थर्ड की बात करें, तीसरे की, तो वो है सुपरलेटिव डिग्री, जब चीज को हाईएस्ट रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट मेरे को यहां पे नजर नहीं आया कि ये सबसे अच्छा है, ऐसा सबसे अच्छा वाला कुछ पोर्शन नजर नहीं आया। दो चीजों का कंपैरिजन हुआ तो क्या यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगनी थी? बोलोगे मैम लगनी थी। यहाँ पे स्टूडेंट्स हेल्दी नहीं आना था। हालांकि आप लोगों को सिर्फ एरर ही प्रिडिक्ट करना था, उसको करेक्ट नहीं करना था, लेकिन अगर आप उसकी करेक्शन जानते हैं तभी तो आप एरर को पकड़ पाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हेल्दी नहीं आएगा, इसका सही आंसर है हेल्दियर। हर किसी को पता रहता होगा कि जहां पे कंपैरिजन डिग्री होती है वहां पे आप लोग ईआर का या मोर का यूज करते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द वर्ड, के जो वर्ड है आप लोगों का 1 सिलेबल है या मोर देन 1 सिलेबल है। डिटेल्ड वीडियोस में मैंने एडजेक्टिव के ये बहुत ढंग से, बहुत डेप्थ में समझाया कि अगर ईआर या मोर को लेके या ईएसटी और मोस्ट को लेके आज भी आप लोगों को कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन बहुत इजीली दूर कर सकते हो अगर डिटेल्ड वीडियोस को चेक करेंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे हेल्दी, हेल्दी को बोलते टाइम कोई लैग नहीं ले रहे हो, कोई डिले नहीं आ रहा, हेल्दी। तो यहाँ पे हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट, दैट मीन्स यहाँ पे दो का कंपैरिजन था तो हेल्दियर आना था। इट इज हेल्दियर टू ईट अ बाउल ऑफ फ्रेश ग्रीन सैलेड देन अ पैकेट ऑफ चिप्स।
टिक कर लेंगे जी फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चंस बन जाते हैं अगर सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है सिनोनिम का। बताया था ये ऐसा टॉपिक है विच इज कॉल्ड एज नेवर एंडिंग टॉपिक। क्यों? यहां से आप लोग जितना मर्जी काम कर लें, अपने वो वोकैब पे काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप लोगों को हर एक वर्ड का रूट वर्ड पता होगा तभी तो ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। आप लोग चाहे स्पेसिफिकली सिनोनिम एंटोनिम की प्रैक्टिस कर लें, चाहे अपने वो वोकैब को बढ़िया बनाने की कोशिश करें, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ तभी सॉल्व होंगे। चलिए अगला हमारा ये सबसे पहला क्वेश्चन है सिनोनिम्स का। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स विद सेम मीनिंग। आई होप इतना आप लोग समझते हैं। द वेरी वेरी फर्स्ट वर्ड इज सोलेम। सोलेन, यहाँ पे इसको MN सोलेमन नहीं बोला जाएगा, दैट इज सोलेन। अगर सोलेन की बात करें तो ये किस का मतलब इसका क्या मीनिंग होगा? सिनोनिम तो तभी ढूंढ पाऊंगी अगर मेरे को सोलेमन का मीनिंग मत पता होगा। तो लिख लेंगे जी सोलेन का मतलब है, आप लोगों का लिख लेंगे यहाँ पे वेरी सीरियस, मतलब जो पर्सन बहुत ही सीरियस रहने वाला है। लिख लेंगे जी इसका आंसर वेरी, इसका मीनिंग लिख लेंगे वेरी सीरियस, नॉट वेरी हैप्पी। तो वहां से हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो हमारा आंसर था वो तो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने है कि सीरियस है। अब समझेंगे बाकी तीन ऑप्शन क्योंकि उनको भी समझना बहुत जरूरी है। मैंने बोला स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का मतलब होता है बहुत अच्छा। लिख लेंगे जी बहुत अच्छा। किसी को बोला जाएगा कि इज अ वेरी स्प्लेंडेड पर्सन, तो स्प्लेंडेड मतलब बहुत अच्छा। इनफॉर्मल आप लोग समझते हैं जहां पे फॉर्मेलिटी बिल्कुल भी ना हो। कपड़ों के लिए भी यूज किया जाता है ना कि आपने ये क्या इनफॉर्मल्स पहने हैं। इनफॉर्मल मतलब जैसे कोई घरेलू टी शर्ट वगैरह में आ रहा है, जैसे टी शर्ट जीन्स वगैरह की बात करें। लेकिन अगर फॉर्मल की बात करें तो वहां पे कोट्स या ट्राउजर्स की बात की जाएगी, जैसे कंपनी प्रोफेशनल्स को पहना जाता है। सो फॉर्मल या इनफॉर्मल चाहे लेटर्स की फॉर्म में हो, चाहे आप लोगों के कपड़ों की फॉर्म में हो, तो वहां जहां पे ज्यादा हिचकिचाहट नहीं है, इनफॉर्मल है ना, मतलब इनफॉर्मल मतलब हमारे यारों दोस्तों के साथ, यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है। हमारे फ्रेंड जोन में है, हमारे कलीग्स के साथ, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सारा का सारा जेस्चर दैट इज इनफॉर्मल। बहुत इजी वर्ड है फ्रीवोलस। फ्रीवोलस का मतलब है नॉट वेरी सीरियस। लिखेंगे जो ज्यादा सीरियस नहीं है, फ्रीवोलस, नॉट वेरी सीरियस। लिख लेंगे फटाफट से। अगर ये एंटोनिम पूछता तो मेरा पक्का ये आंसर होता फ्रीवोलस, लेकिन इसने एंटोनिम नहीं पूछा तो यहां पे लिख लेंगे नॉट वेरी सीरियस। लिख लेंगे जी इसका मीनिंग फ्रीवोलस है, नॉट वेरी सीरियस, तो वैसे ही हमारा आंसर बनेगा डी पार्ट, दैट इज सीरियस इज द राइट आंसर। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम्स मतलब आप लोगों को विपरीत शब्द भी नहीं बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग और अपोजिट मीनिंग। एग्जैक्टली विपरीत तो नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कई बार मीनिंग डिफरेंट भी होता है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल उससे उल्टा ही हो। इनफैक्ट अगर उससे डिफरेंट भी होगा तो भी चलेगा। यूजफुल, बेनिफिशियल का मतलब होता है तुम्हारे लिए, वैसे मैं बोलती हूँ आप लोग ये पढ़ लें या ये खा लें, ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, लाभकारी है ना, लाभ फायदे वाली चीज है तुम्हारे लिए। यूजफुल भी सॉर्ट ऑफ फायदे वाली चीज होगी। हेल्पफुल तो मदद करने वाली, क्या ये इसका एंटोनिम होगा? ये तो इसके सिनोनिम सेट ऑफ में जाएंगे। केयरफुल बहुत ही ध्यान से, तो डेफिनेटली इसका आंसर है हार्मफुल। हार्मफुल मतलब जो आपके लिए हानिकारक है, बेनिफिशियल जो तुम्हारे लिए लाभदायक है, हार्मफुल जो आप लोगों के लिए हानिकारक है। टिक कर लेंगे, बहुत इजी पार्ट था ये तो। चलिए आएंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। चार ऑप्शंस दी हैं एज यूजुअल और वहीं से आप लोगों को सही आंसर को बनाने की कोशिश करनी है। बी ऑप्शन से शुरू कर रही हूं। आई हैव मेट अ मैन नोज योर अंकल हु। अपने आप से सेंटेंस पढ़े, क्या सेंटेंस मीनिंगफुल है? यू विल से नो। एक सेंटेंस क्या है? एक सेंटेंस की अगर बात करूं तो सेंटेंस की डेफिनेशन में सिर्फ ये नहीं आएगा कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, रादर एक सेंटेंस क्या होगा? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। उनका कुछ मतलब तो निकलता हो, एक लैब में तो होने चाहिए। आई हैव मेट अ मैन नोज हुज योर अंकल हु, तो पता चलेगा कि ये गलत है, ट्रैक ही गलत है। योर अंकल नोज हु आई मैन, हु आई मेट अ मैन, पता चला ये भी यहाँ पे ग्रामेटिकली बिल्कुल ही गलत बात है। हु से पहले हमेशा नाम आएगा किसी पर्सन का। अगर मैं और थोड़ा सा लॉजिकल बात करूं तो हु से पहले एक एंटीसीडेंट की जरूरत थी जो यहाँ पे नहीं है, सी पार्ट भी क्रॉस है।
बी पार्ट देखें, हु नोज योर अंकल आई मेट अ मैन, डेफिनेटली ये उससे भी ज्यादा गलत है। आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। हु नोज योर अंकल, हु मतलब अपने से पहले एंटीसीडेंट को लेता है जो डेफिनेटली लिविंग हो, तो यहाँ पे मैन भी आया। हु नोज योर अंकल, जो तुम्हारे अंकल को जानते थे, तो यहाँ पे डेफिनेटली अंकल को जानते हैं, सो डेफिनेटली ये हमारा फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रौला शब्द द सही अंग्रेजी अनुवाद है, तो रौला मतलब शोर शराबा ऐसा कुछ है। नॉइज का मतलब होगा खाली शोर, तो यहाँ पे ये इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। बहुत बार स्टूडेंट्स टिक कर देते हैं कि मैम नॉइज, मैंने बोला नॉइज का मतलब खाली शोर है, तो यहाँ पे रौला मतलब पूरा का पूरा, नॉइज तो आवाज वाली सेंस में चला जाएगा, तो यहाँ पे नॉइज का मतलब लिख लेंगे आवाज, है ना। तो यहाँ पे नॉइज का मतलब जरूरी नहीं है क्योंकि रौला मतलब बहुत शोर वाली आवाज हो, तो नॉइज का मतलब ही आवाज होगा। रौला वाला उसमें जो अपने आप में एक पंजाबी वर्ड है वो ऐसा कोई मैटर नहीं है। नॉइजम ये भी नहीं है, नॉइजिली ये भी नहीं है। नॉइजी एक मीनिंग है, एक वर्ड है जिसका मतलब है रौला, मतलब बहुत ज्यादा शोरगुल। लिख लेंगे जैसे भी आप लोग लिखना चाहते हैं, चाहे हिंदी में, चाहे पंजाबी में, चाहे इंग्लिश में, इन व्हाटएवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। तो नॉइजी हम बोलते हैं ना कि वहां पे बहुत ही नॉइजी है, बहुत ही शोर है, शोर रौला, तो जैसा भी लिख सकते हैं। सो दैट इज द राइट आंसर। चलिए आएंगे हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट की तरफ। ईयर्स एगो डेफिनेटली पता चला कि मैम ये वही हमारा पैसेज वाला पार्ट है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज गिवन होगा। आफ्टर दैट हम लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे। चलिए क्विकली एक रीड करती हूँ आप लोगों के लिए। Years ago when I was a young assistant professor at the Harvard Business School, जब मैं बहुत साल पहले क्या था, एक यंग असिस्टेंट प्रोफेसर था, कहाँ पे, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में। I thought the role of business school, मुझे लगता था कि ये जो बिजनेस स्कूल है was to develop future manager, मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि जो ये बिजनेस स्कूल है इनका रोल क्या है, खाली फ्यूचर बिजनेस मैनेजर्स को बनाना, उनको डेवलप करना। Who knew all about the various functions of business, जिनको बिजनेस के सारे फंक्शंस के बारे में पता रहेगा। To teach them, उन्हीं को सिखाना या पढ़ाना। How to define problem succinctly, तो यहाँ पे ये चीजों को बताना उन्हीं का काम था। Analyze these problems, हर प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एनालाइज करना। And identify alternatives, और उसी का सॉल्यूशन निकालना in a clear logical fashion, बहुत ढंग से लॉजिक लगा के। एंड फाइनली टू टीच देम टू मेक अ इंटेलिजेंट डिसीजन, ये बिजनेस स्कूल का ही काम था कि वो स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर दे कि वो आगे जाके एक इंटेलिजेंट, एक समाज से लिए बहुत अच्छी मिसाल बन पाए और बहुत बढ़िया डिसीजन ले पाए। My thinking gradually become tempered by living and working outside the United States, मेरी जो थिंकिंग थी, मेरी सोच थी, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, बहुत जल्दी बिकेम टेम्पर्ड, बदलती गई, बाय लिविंग एंड वर्किंग, रहने से और काम करने से, आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट, आउट मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर रहता था वो, एंड बाय सर्विंग 7 वर्किंग आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड बाय सर्विंग 7 years एज अ कॉलेज प्रेसिडेंट। अब मैं कैसे काम कर रहा हूं, सर्विंग एज 7 years, पहले तो वो यंग प्रोफेसर था, अब वो क्या है, 7 सालों से वो कैसा काम कर रहा है, एज अ कॉलेज प्रेसिडेंट। ड्यूरिंग माई प्रेसिडेंसी ऑफ बाप्सन कॉलेज, जब मेरी प्रेसिडेंसी थी बाप्सन कॉलेज में, आई एडेड सेवरल एडिशनल ट्रेड्स और स्किल्स दैट आई फेल्ट गुड मैनेजर मस्ट प्रोसेस, मतलब जब मैं वहां पे बाप्सन कॉलेज का प्रेसिडेंट था तब मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें वहां पे ऐड की, बहुत सारे ट्रेड्स मतलब गुण या स्किल ऐसे ऐड किए जहां से मेरे को चला कि गुड मैनेजर में, एक अच्छे मैनेजर में वो चीजें डेफिनेटली होनी चाहिए। One must have the ability to express oneself, हर किसी को अपनी बातों को, अपने शब्दों को बयान करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। इन अ क्लियर आर्टिकुलेट फैशन, बहुत ही सही और सटीक वे से आना चाहिए। गुड ऑरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, और कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब इंग्लिश का सारा फ्लो हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे मैं वर्बल बात करूं, चाहे मैं रिटन टेक्निकल की बात करूं, दोनों चीजें बहुत ही जरूरी हैं एक मैनेजर, एक बढ़िया अच्छे मैनेजर के लिए। इफ वन इज टू बी अ एफिशिएंट मैनेजर, जैसे मैंने बताया एक बढ़िया मैनेजर बनने के लिए ये सब चीजें मतलब इंग्लिश का आना,
कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना, रादर सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं, बाकी बहुत सारी लैंग्वेजेस आना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ सकता है. सो वन मस्ट पोजेस दैट intangible set of qualities called leadership skills. उस पर्सन में लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है. टू बी अ, चलेंगे आगे, टू बी अ गुड लीडर वन मस्ट अंडरस्टैंड एंड बी सेंसिटिव टू पीपल. हर किसी को लोगों के प्रति सेंसिटिव होना भी बहुत जरूरी है. एंड बी एबल टू इंस्पायर देम, उनको इंस्पायर करना टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, ताकि वो एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सब मिलके एकजुट होकर ट्राई कर सके. इफेक्टिव मैनेजर्स मस्ट बी ब्रॉड माइंडेड, उनकी छोटी सोच नहीं होनी चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए. ब्रॉड माइंडेड ह्यूमन बींग्स हु नॉट ओनली अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, जो कि सिर्फ ऐसे लोग हों जो कि इतने ब्रॉड माइंडेड हो, खाली बिजनेस की भाषा ही नहीं समझेंगे, बट ऑल्सो हैव द सेंस ऑफ कल्चर, उनको अपने कल्चर की, अपने समाज की, एथिक्स की, सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एंड द इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी, उनको लाइफ और सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए. दिस सजेस्ट, यहीं से सजेशन आया है दैट एक्सपोजर टू द लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, मतलब ये एक पोर्शन है जिसके बारे में जो अच्छा मैनेजर है, एक एफिशिएंट मैनेजर है, उसको पता होना ही होना चाहिए. शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर्स एजुकेशन, उसकी एजुकेशन में अगर उसने ये पोर्शन पढ़ रखा होगा तो उसके लिए बहुत इजी होगा. कौन सा वाला पोर्शन? लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज. आगे चलेंगे. A good manager in today's world must have courage and a strong sense of integrity. यहाँ पे उसके लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. He or she must know where to draw the line between right and the wrong. सही और गलत के बीच में लाइन लगाना बहुत अच्छे से आना चाहिए. That can be agonizingly difficult. कई बार ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं. Drawing the line in a corporate setting sometimes involve having to make a choice between what appears to be conflicting right. कई बार ये चीजें हमें दिखने में सही लगती हैं, वो बाद में सही नहीं निकलती हैं. सो एक लाइन को ड्रॉ करना आना चाहिए कि जहां पे मेरे को लगेगा कि ये चीजें गलत होंगी, वहीं पे रुक जाना चाहिए. For example, if one is faced with a decision about whether or not to choose a ailing factory, जैसे एक ailing factory है, मेरे को ये चूज करना है कि उसको, मेरे को उसके लिए डिसीजन लेना है, उसको चूज करूं या ना करूं. whose interest should prevail, तो किसका फायदा, किसका होगा इसमें? Those of the stockholders, क्या सिर्फ स्टॉक होल्डर्स का फायदा होगा? क्या मेरे एम्प्लॉइज का फायदा होगा? क्या मेरे कस्टमर्स का फायदा होगा? या फिर उस कम्युनिटी का फायदा होगा जहां पे वो फैक्ट्री है? सारे के सारे पर्सपेक्टिव्स को देख के, एनालाइज करके मेरे को आंसर निकालना पड़ेगा. इट इज अ टफ चॉइस. डेफिनेटली ये डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. रीजन, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को देखना पड़ता है. एक यूनानिमस होके, एकजुट होके आप लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ेगा. एंड द टिपिकल मैनेजर फेसेस मेनी अदर, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एक मैनेजर को फेस करनी पड़ जाएंगी. बट नाउ आई हैव लेफ्ट बिहाइंड द कैप एंड द गाउन ऑफ ए कॉलेज प्रेसिडेंट, पर मैंने अब वो कैप और गाउन जो कॉलेज प्रेसिडेंट का था वो छोड़ दिया. एंड पुट ऑन द हैट ऑफ, मैंने टोपी पहनी है किस चीज की? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की. अब मैं एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं. As a result of my experience as a corporate CEO, my list of desirable managerial traits has become still longer. इसके बावजूद भी जो मेरी ये लिस्ट है, जहां पे बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो एक बहुत लंबी लिस्ट है. फॉर मेरा एक्सपीरियंस जो था एक कॉर्पोरेट सीईओ का, इट नाउ सीम्स टू मी दैट व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द मेजॉरिटी in the majority of organization is to have reasonably intelligent hard working manager. आजकल का मेरा तजुर्बा ये है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को क्या चाहिए कि जो उनके एम्प्लॉइज हो, उनके मैनेजर हो, वो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, who have a sense of pride, उन पे गर्व कर सके जो हमारी संस्था है, and loyalty towards the organization.
जो भी हमारी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसको उस एम्प्लॉय पे गर्व होना चाहिए, who can get to the root of problem, जो हर एक प्रॉब्लम की जड़ तक जाएगा, and are inclined towards action, और उसका एक्शन, उसका डिसीजन लेने में सक्षम होगा, who are decent human beings with a natural empathy and concern for the people, लोगों का भला सोचने वाला है, and possess humor, उसमें उसका ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए, humility and common sense, definitely IQ और common sense, ये चीजें एक अच्छे मैनेजर में डेफिनेटली होनी चाहिए, एंड हु आर एबल टू ड्राइव इट विद अ स्टिक टू स्ट्रिक्ट एटीट्यूड, जिसका एटीट्यूड भी बहुत बढ़िया हो, एंड पेशेंस इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ गोल, धैर्य भी रखना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए, इट इज एबिलिटी टू मेक पॉजिटिव थिंग हैपन्स, इट यहीं से हमारी जो पॉजिटिविटी होगी वो निकल के आएगी, अच्छी अच्छी चीजें होंगी, दैट मोस्ट डिस्टिंग्विशेस द सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम द मीडियोकर और अनसक्सेसफुल वन, यही आपको सक्सेसफुल मैनेजर को एक अलग लाइन में ड्रॉ कर देगी अनसक्सेसफुल से या एक मीडियोकर वाले मैनेजर से। इट इज फॉर बेटर टू हैव डिपेंडेबल मैनेजर, कई बार ये अच्छा होता है कि डिपेंडेबल मैनेजर्स हो हु कैन मेक द राइट डिसीजन हैपन इन टाइमली फैशन, टाइमली डिसीजन ले पाए, देन हैव टू ब्रिलियंट एंड एजुकेटेड वन, कई बार ऐसा हम लोगों को देखने को मिला है, चाहे हम लोग जितने भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, हाईली एजुकेटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर टाइमली डिसीजन नहीं लिया तो वो आगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसान ही लेके आएगा। तो कई बार जो मैनेजर्स टाइमली डिसीजन ना ले पाए, चाहे एजुकेशन में थोड़ा सा कम हो, वो भी बहुत बार बेहतर साबित हुए हैं। सो आई होप आप लोगों को ये पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मोटिवेटिंग हमेशा ही ये रहते हैं। सो डेफिनेटली चलेंगे आगे। व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन हेल्ड बाय द ऑथर, तो अब उसकी जो मोटिवेशन, अब जो उसकी प्रेजेंट पोजीशन है वो क्या है, यहीं से हमारा आंसर आएगा। क्या वो कॉलेज प्रेसिडेंट है, क्या वो कॉलेज प्रेसिडेंट तो पहले था जब वो था बैंक मैनेजर, क्या वो बैंक मैनेजर है, क्या वो मोटिवेशनल स्पीकर है, या क्या वो सीईओ है, यहीं से हमारा आंसर आएगा। ये देखिए, एज अ बट नाउ आई हैव लेफ्ट बिहाइंड द कैप एंड गाउन ऑफ अ कॉलेज प्रेसिडेंट, मतलब समझ में आएगा कि अब उसने कॉलेज प्रेसिडेंट का जो काम था वो ही छोड़ दिया, अब तो वो उस पार्ट में ही नहीं है। दैट जस्ट मीन कि अब उसने वो चीज छोड़ दी है, ही हैज लेफ्ट बिहाइंड, एंड अब वो किस चीज का काम कर रहा है, एज अ हेड ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब मेरा आंसर क्या बनेगा, सीईओ। फटाफट से इसका आंसर लिख लेंगे, यहाँ पे इसका आंसर बनेगा जी सीईओ। टिक कर लेंगे फटाफट से। जल्दी जल्दी जब आप लोग एक क्विक रिवीजन देते हैं तब हमारा आंसर कभी भी सही नहीं बनता है। रीजन, बहुत बार स्टूडेंट्स कॉलेज प्रेसिडेंट ऐसे पैसेज का आंसर लिख आए थे जो हमारा लास्ट टाइम का एनालिसिस था, तभी मैं बोलती हूँ कि पूरा का पूरा पैसेज पढ़ो। जब तक पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे आप लोगों को उसका आंसर नहीं मिलेगा। इतना इजी पार्ट नहीं होगा कि क्वेश्चन देखा और फटाक से आप लोगों का आंसर आया, तो थोड़ा थोड़ा इन चीजों पे काम करके चलेंगे। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द रोल ऑफ बिजनेस स्कूल इज टू, क्या काम है बिजनेस स्कूल का, डेवलप स्किल्स, डेवलप अ सेंस ऑफ इंटेग्रिटी, डेवलप फ्यूचर मैनेजर्स, प्रोवाइड मॉरल एजुकेशन। पूरा पैसेज पढ़ लिया, इसीलिए बार बार आप लोगों को उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छे फ्यूचर मैनेजर्स को बनाना, लिख लेंगे जी फटाफट से। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, what is the prerequisite for developing the social, political, historical and international aspects of life and society? बताया था उसकी सबसे पहली जरूरत क्या है, लर्निंग मैनेजरियल स्किल्स, एक्सपोजर टू लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, डेवलपिंग एनालिटिकल स्किल्स, इंक्लिनेशन टुवर्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो भी उनका पर्टिकुलर प्रोग्राम है, ये सब चीजों को सीखने के लिए उनके एजुकेशन सिस्टम में लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज जरूर ऐड होना चाहिए। एक्सपोजर मतलब उस चीज को ऐड ऑन करना चाहिए। टिक कर लेंगे जी, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चेक करेंगे जी अगला क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का क्या मीनिंग है, एट्रीब्यूट होंगे हमेशा गुण, तो वहां पे उसका आंसर बनेगा ट्रेट। लिख लेंगे जी, ट्रेट भी गुण है और एट्रीब्यूट मतलब उस चीज के पैरामीटर्स क्या हैं, पैरामीटर्स लिख लें, गुण लिख लें, ट्रेट लिख लें, एक ही बात है।
लिख लेंगे जी फटाफट से। आफ्टर दैट आएंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट कैन बी द डिफिकल्ट चॉइस, सबसे मुश्किल काम क्या होगा? टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के बीच में लाइन लगाना। टू पोजेस नॉलेज एंड स्किल, नहीं ये तो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। टू बी अ गुड लीडर एंड मैनेजर, टू सेटिस्फाई वन सेल्फ एंड अदर्स, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने एक ही बात बताई थी कि कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है सही और गलत के बीच में लाइन लगाना। ए पार्ट कर लेंगे जी इसका राइट आंसर। चलिए, आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किए होंगे। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हमारे पीवाईक्यू के साथ। टिल देन क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।